नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था थी, उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रशासनिक विभाजन जो है किस प्रकार बटा हुआ था? सबसे ऊपर जो था वो था साम्राज्य था। क्या कहा जाता था उसको? साम्राज्य कहा जाता था। उसका जो जस्ट नीचे था उससे सूबा कहा जाता था। उसके जस्ट नीचे सरकार, फिर परगना, फिर गाँव आता था। केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति कौन होता था? सम्राट ही रहता था, शासक जो है मेन। राज्य की समस्त सैनिक असैनिक शक्तियां सम्राट के पास ही होती थी, इसका मतलब यही बोल रहे हैं। और वजीर मतलब क्या होता था? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। दीवान मतलब क्या होता था? वित्त मंत्री, याद रखेंगे। और मीर बख्शी याद रखेंगे, सैन्य विभाग का प्रमुख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेना का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। ठीक है ना, इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन सा पद था? तो इसमें है, देखिए, सद्र उस सुदूर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या था? धर्म विभाग है दोस्तों, याद रखेंगे। धर्म विभाग है। काजी, काजी याद रखने। काजी मतलब क्या होता है? न्याय करना होता है। ठीक है ना। तो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, न्यायाधीश होता है। ठीक है ना। और बाकी इसमें याद नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी को करना है। मीर ए मुंशी, मुंशी क्या होता था? पत्राचार विभाग है। ठीक है ना, प्रचार प्रसार करता था, पत्राचार विभाग है। उसके बाद है मुहतसिब। मुहतसिब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? धार्मिक अधिकारी, एक प्रकार से क्या है, याद रखना है, लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोक आचरण अधिकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुहतसिब, धार्मिक अधिकारी को काट दीजिए, लोक आचरण अधिकारी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं औरंगजेब के समय, ये सब याद नहीं रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसी बस को याद रखिएगा। प्रांतों को उस टाइम क्या कहा जाता था? अभी जैसे प्रांतों को राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय प्रशासन का व्यवस्थित ढंग से चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप है। जैसे केंद्र में होता था प्रशासन, उसी प्रकार राज्य में भी या प्रांत में भी हो सकता था। ठीक है ना। ये सब है। सूबेदार क्या है? सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। और दीवान क्या है? यह प्रांत का वित्त मंत्री होता था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उसके बाद है बख्शी, देख लेते हैं। सद्र देख चुके हैं, धार्मिक वाला है। काजी देख चुके हैं, न्यायाधीश था एक प्रकार से। उसके बाद जिले को क्या कहा जाता था? याद रखना है, सरकार कहा जाता था जिले को। जैसे प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, अभी क्या है? राज्य कहा जाता है। उसी प्रकार जिले को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सूबा में अनेक जिले विभाजित थे। ठीक है ना, ये याद रखना है। बाकी काजी फिर आ गया है, मैं जो पढ़ता हूँ बोलता हूँ उसी बस को आपको याद रखना है। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों, याद रखना है, सिकदार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और बाकी इसमें और कुछ याद नहीं रखना है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। मनसबदारी व्यवस्था, जिसको 1574 में अकबर ने लागू किया था, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है, याद रखेंगे, फारसी भाषा का एक शब्द है, जिसका तात्पर्य है किसी व्यवस्था में किसी का स्थान, अर्थात किसी सरकारी सेवा में मनसब उसकी स्थिति का सूचक है। मतलब कौन से पोस्ट में है, कोई भी पर्सन है, वो कुछ चीज़ में नियुक्त हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो उसका पोस्ट नेम क्या है? जैसे कलेक्टर का पोस्ट है, पटवारी का पोस्ट है, तहसीलदार का पोस्ट है, टीचर का पोस्ट है, उसी प्रकार इसमें पोस्ट था, ये पद था। ठीक है ना। मध्य एशिया में सर्वप्रथम मंगोलों ने यह व्यवस्था लागू की थी, याद रखेंगे। भारत में इस व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया है, वही 1575 में। अकबर से पहले मध्यकालीन व्यवस्था में सरकारी सेवकों के 3 वर्ग थे: सैनिक, लेखा अधिकारी और बुद्धिजीवी वर्ग। अकबर ने इन तीनों को मिला दिया और सभी को क्या है? मनसबदार कहलाया, याद रखेंगे, बुद्धिजीवी, लेखा अधिकारी और सैनिक अधिकारी सब। मुगल प्रशासन में देख सकते हैं आप लोग, मनसबदारी व्यवस्था, इसके दो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे कि सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से सम्राट के अधीन होते थे। ठीक है ना, जितने भी मनसब है, जितने भी पदधारी है, वो सम्राट के अधीन रहते थे। उसके बाद है प्रत्येक मनसब को 2 पद दिए जाते थे। एक है जात पद, दूसरा है सवार पद। जात पद में कौन होते थे? याद रखेंगे, तो मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा था, जो उसकी वरिष्ठता का सूचक था। जो वरिष्ठ होता था, सीनियर होता था, उसको क्या है, जात पद से उसको निर्धारित किया जाता था, उसको दिया जाता था। जात पद से ही उनके वेतन का निर्धारण होता था। और सवार पद क्या है? इससे मनसबदार को कितने घोड़े तथा घुड़सवार रखना है, यह निर्धारित होता था, याद रखना है। ठीक है ना। घुड़सवार वाला जो है सवार पद है, और उससे बड़ा पद है वह जात पद है। ठीक है ना, ये याद रखना है। मनसबदारी में जहांगीर ने सवार पद में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था की। सवार पद हम लोग पढ़े हैं ना जी, जात जात पद पढ़े, और क्या है, सवार मतलब सवार पद पढ़े थे। तो जहांगीर ने सिंह अस्पा और दुह अस्पा की व्यवस्था की। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानना है ना, अस्पा ये सब क्या है, पढ़ तो रहे हैं। लेकिन दु अस्पा से तात्पर्य है एक सवार के पास 2 घोड़े।
ठीक है ना। और सिंह अस्पा मतलब होता है एक सवार के पास 3 घोड़े, सिंह मतलब 3 याद रखना है, और दू मतलब 2 घोड़े। मनसबदारी व्यवस्था जो है वंशानुगत नहीं थी, बल्कि योग्यता अनुसार इसका मूल्यांकन होता था आधार पर। वंशानुगत नहीं थी कि अभी ये संभाल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसके बेटे संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसका योग्यता होता है जो पर्सन का, उसी के अनुसार उनको पद दिया जाता था। ठीक, ये क्या क्या कहलाए हैं देखिए। मनसबदार, मनसबदार जो है 100 से 50 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। बाकी आपको याद नहीं रखना है। भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ था। अकबर ने टोडरमल को शाही दीवान नियुक्त किया था, याद रखेंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे एक प्रकार से, तो टोडरमल से, याद रखेंगे। टोडरमल ही वित्त मंत्री था, क्योंकि दीवान मतलब क्या होता है, वित्त मंत्री ही होता है। टोडरमल ने सन 1580 में आईने दहशाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती प्रणाली का उत्तम स्रोत था। जब्ती मतलब जब्त कर लेना, ठीक है ना। दहशाला पद्धति किसने शुरुआत की, तो याद रखना अकबर को जो 9 रत्न थे, कौन, टोडरमल ने, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के कानूनगों को यह निर्देश दिया गया कि भूमि को 4 वर्गों में विभक्त करें, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से वर्ग में विभक्त किए हैं, देखिए पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। पोलज मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जहाँ प्रत्येक वर्ष खेती हो। और पड़ती मतलब क्या होता है, जिसमें एक वर्ष छोड़कर खेती की जाए, मतलब गैप करके, एक वर्ष का गैप करके। और चाचर मतलब होता है जिसमें 3 या 4 वर्ष में खेती हो, मतलब 3 या 4 वर्ष का गैप हो। और बंजर मतलब होता है जिसमें 5 वर्ष खेती ना हुई हो, मतलब 5 वर्ष का गैप हो। देखिए पोलज, पोलज क्या है, याद रखना है। पोलज में हमेशा लगातार चलते रहेगा हर वर्ष। और परत में क्या है, एक वर्ष, परत दर परत बोलते हैं, मतलब एक एक करके याद रखना है, ठीक है ना, एक साल, एक चार नहीं। और चाचर क्या है, चाचर से डायरेक्ट याद रखना है, चा से क्या है, 4 ही याद रखना है, 3 या 4 करके। और बंजर से याद रखना है 5, ठीक है ना। लगभग याद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अकबर भू राजस्व के अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक बीघा पर दसेरी कर लेता था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों उतना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मुगलकालीन साहित्य है। तुजुके बाबरी या बाबरनामा, इसी को क्या बोलते हैं, बाबरनामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाबरनामा किसने लिखा है, तो बाबर ने स्वयं लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में लिखा है दोस्तों। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अनुवाद किसने किया है फारसी भाषा में, तो अब्दुल रहीम खाना खान ने किया है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, फारसी में लिखा है, ठीक है ना। यह हुमायूं की सौतेली बहन थी, इन्होंने इसमें अपना संस्मरण लिखा है, याद रखेंगे। तारीख़ फिरोज शाही, सॉरी तारीख़ फिरोज शाही बोलता हूँ, तारीख़ शेर शाही किसने लिखा है जी, तो अब्बास शेरवानी ने लिखा है शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का वो कौन था, इतिहासकार, तो अब्बास शेरवानी पढ़े हैं हम लोग। शेर शाह के जीवन का वर्णन है इसमें, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा है, अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखा है, तो लिखा है दोस्तों, याद रखना है, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा लिखा होगा, लेकिन अबुल फजल ने लिखा है। एक अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, एक क्या है, इस पे लिखा है फैजी और सर हिंदी करके, ठीक है ना। देखिए अबुल फजल वाला इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है अबुल फजल। ठीक, अकबरनामा आए तो अबुल फजल ही मारिएगा, लगाइएगा टिक। शाहजहाँनामा, शाहजहाँनामा किसने लिखा है, देखिए शाहजहाँनामा फारसी में लिखा हुआ है, मोहम्मद सादिक खां, एक प्रकार से याद रखें, इनायत खां इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शाहजहाँनामा लिखा है इनायत खां, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इनायत खां। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ कौन कौन से थे, तो मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ में देखते हैं तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जो ट्रांसलेट करते थे अलग अलग भाषाओं को फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा थी। फैजी को इसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे, फैजी, शेख फैजी, ठीक है ना। शेख फैजी, हम लोग अकबर के नौरत्न पढ़े हैं। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, ठीक है ना, किसने, कौन से नाम से हुआ है, रज्मनामा नाम से हुआ है। किसके सहयोग से हुआ है, तो बंदायूनी के सहयोग से हुआ है, याद रखेंगे। रामायण का फारसी अनुवाद किसने लिखा है, किसने किया है, बंदायूनी ने ही लिखा है। फारसी का भी किया, मतलब महाभारत का भी किया है इन्होंने। और इब्राहिम सर हिंदी, ठीक है ना, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया है। राजतनिगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना श्री ने किया है। और गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, गणित की पुस्तक लीलावती है, याद रखेंगे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है, लेकिन इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो अबुल फजल ने किया है। किस शीर्षक से, तो अनवर ए सुहेली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है।
अनवर ए सुहली नाम से किया है। मुद्रा प्रणाली देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा प्रणाली, ठीक है ना, इसमें क्या था, मुगल काल में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, तो सोना चांदी तांबे के सिक्कों सभी का प्रचलन था। मुगल कालीन मुद्रा गोल चौकोर होते थे, ये सब है। सर्वाधिक मतलब सोने की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती थी, इलाही कहलाती थी, चीज है, ठीक है। अकबर ने शुरू किया था, ये याद रखना है। जलाली नामक चांदी की मुद्रा अकबर ने शुरू करवाया था, याद रखेंगे, जलाली, इलाही याद रखेंगे और जलाही एक साथ याद रखेंगे, ये क्या है, अकबर द्वारा शुरू किया ही गया है। देख सकते हैं आप लोग सिक्के को। मुद्रा प्रणाली है, रॉकफिश है। रॉकफिश किसका टाइम आया था, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, अकबर के समय पहुंचने वाला अंग्रेज यात्री था। फतेहपुर सिकरी सिकरी एवं आगरा की तुलना लंदन से की है इन्होंने। रॉल्फ फिंच आया था, याद रखेंगे, ठीक है, अकबर के समय। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक था, ठीक है, देख सकते हैं सिक्के में। कैप्टन हॉकिंस किसका टाइम आए थे, आप सभी ने आज क्लास में पढ़ा दिया हूं मैं, वो है विलियम हॉकिंस, सॉरी, विलियम हॉकिंस किसके टाइम आए थे, तो ये जो है जहांगीर के समय आए थे, ठीक है, पढ़ चुके हैं। टॉमस रो भी जहांगीर के समय आए थे, पढ़ चुके हैं, ठीक, याद रखना है। कैप्टन कैप्टन हॉकिंस जो है 8 में आए थे, 1608 में, और टॉमस रो जो है 1615 में आए हैं, जहांगीर का शासन था। उसके बाद है ट्रेवर नियर। ट्रेवर नियर किसके कार्यकाल में आए हैं, किसके कार्यकाल में, तो शाहजहां के कार्यकाल में आए हैं, ठीक है ना, एक बर्नियर पढ़े हैं। और पीटर मुंडी भी शाहजहां के कार्यकाल में आए हैं दोस्तों, याद रखें। मनुची जो है ये भी शाहजहां के काल में आए हैं, और बर्नियर तो शाहजहां है ही। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ आएगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है। मुगल काल में दीवान कौन था, तो दीवान कौन था, वित्त मंत्री था, सिंपल से सभी मान जानते हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या आती थी, फारसी थी, याद रखेंगे। मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, सेना का प्रधान, तो सेना का प्रधान को क्या बोला जाता था, मीर बख्शी बोला जाता था, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मुगल काल में मुहतसिब कौन था, तो मुहतसिब क्या था, लोक आचरण अधिकारी था, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए उसके बाद है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो उसका जो कौन था जी, टोडरमल, नवरत्न शामिल था वो। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो मनसबदारी प्रणाली हम लोग देखें 1574-75 में अकबर ने शुरू किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मनसबदारी में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा सर्वप्रथम प्रथा ये जो है किसने शुरू की, तो किसने शुरू की है, और जहांगीर ने शुरू की है। दो अस्पा मतलब दो दो घोड़े को देखे गए, ठीक है ना। तीन अस्पा मतलब तीन घोड़े वाला है, ठीक है। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने के लिए आने वाले कृषक कहलाते थे, क्या कहलाते थे बताइए, खुदगस्त है, ठीक है, ये सब आप लोग कमेंट में बताइएगा। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा लिखा है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को, वो है अबुल फजल ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, अबुल फजल, अबुल फजल गलत नहीं करना है जी, ठीक है। उसके बाद है, चलिए ये क्वेश्चन यहीं तक हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।